चलो ध्यान दो। हाँ, जो नया टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पूरे जीएसटी में, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन और थोड़ा लॉजिक वाला पार्ट है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सब कुछ नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अल्टीमेटली आपका जीएसटी का जो पेमेंट हो रहा है एवरी मंथ, अपने नहीं बोलते कैश में पेमेंट करना है, आईटीसी क्लेम करना है, तो आईटीसी का जो यूटिलाइजेशन है वो एग्जैक्टली कैसे होता है वो हमें यहाँ पे सीखना है। अब इसमें अगर प्रैक्टिस में भी कोई थोड़ी सी गड़बड़ करेगा तो या तो ज़्यादा कैश में पेमेंट कर बैठेगा या एक्स्ट्रा आईटीसी यूटिलाइज कर लेगा, उसका इम्पैक्ट फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लायबिलिटी और पेनल्टी लायबिलिटी में आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब जो रेफरेंस में यहाँ पे टॉपिक्स हैं, जो सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें उन्होंने सेक्शन नंबर 49 रेफर किया हुआ है। उसके साथ साथ एक 49 कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, ये कुछ सेक्शंस रहेंगे। और एक ये तो सेक्शन हो गए, और एक रूल नंबर है, रूल नंबर 88 कैपिटल ए। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले, प्लस एक सेक्शन नंबर 50 आएगा जो इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहा है कि जीएसटी में इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है अगर आप लेट पेमेंट करो या एक्सेस आईटीसी अवेल कर लो। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, बट इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, अपने सिंपल रखेंगे। मैं आपको पहले प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे करना है, फिर थियरी को रिलेट करेंगे, अपने उल्टा जाएंगे। पहले थियरी पढ़ा के प्रैक्टिकल पे नहीं जा रहा हूँ, पहले पूरा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन समझना, फिर थियरी रिलेट कराऊंगा, तो इजीली लिंक हो जाएगा क्या होगा। अदरवाइज वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है वैसा, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग में थियरी दे रखी है थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें बात हो रही है लेजर्स की। 3 टाइप के लेजर होते हैं यहाँ पे, तो कैलकुलेशन पे जाने से पहले लेजर वाली स्टोरी आपको बता देता हूँ। एक जो है उसको बोलेंगे कैश लेजर, दूसरा है क्रेडिट लेजर, और तीसरा है इसे बोलते हैं लायबिलिटी लेजर। अब एग्जैक्टली क्या होता है पहले वो समझ लो। लायबिलिटी लेजर का मतलब ये कि आपने जितना भी आउटपुट टैक्स कहीं से भी कलेक्ट किया, ठीक है, जो भी आपने सेल किया, सर्विसेज प्रोवाइड की, उस पर जो कलेक्शन हुआ दैट इज योर लायबिलिटी। तो इस लेजर में दिखता है कि हाँ इतना टैक्स जो है मैंने कलेक्ट किया है और अब मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। अच्छा, जो भी आउटपुट टैक्स आप कलेक्ट करते हो उसको पे करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप आईटीसी यूटिलाइज कर लो और बाकी का डिफरेंस का अमाउंट आप कैश में पे कर लो। तो लायबिलिटी लेजर में ये अमाउंट दिखता है टोटल जो आपने कलेक्ट किया। अब उसको सेटल कैसे करना है उसके लिए आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे। आए क्लियर हुआ। अब दूसरा लेजर जो है अपना क्रेडिट लेजर, इस पे तो अपन बात कर भी रहे थे प्रीवियस टॉपिक में भी कि जितना भी इनपुट टैक्स आप पे करते जाते हो वो सारा इस लेजर में आप अक्यूमुलेट करते रहो। मंथ एंडिंग में जब पेमेंट करने की बात आएगी तो इसमें से जितना यूटिलाइज हो सकता है उतना कर लेना, बाकी का कैश में पे करके खत्म कर देना, सिंपल। और तीसरा जो लेजर है कैश लेजर, ये आपका जो कैश लेजर है इसको समझना है तो आपका पेटीएम का जो वॉलेट होता है दैट इज पेटीएम वॉलेट, और कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपको कैश लायबिलिटी पे करने की बारी आएगी आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट से पैसा कैश लेजर में लोड करोगे और इसमें से एंट्री पेमेंट की हो जाएगी, काम खत्म, आपने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे यूजुअली आपने अगर अपना पेटीएम वॉलेट में कभी देखा होगा, आप पहले बैंक से पैसे ऐड करते हो, बैलेंस प्लस होता है, फिर कहीं पे थर्ड पार्टी को पेमेंट कर देते हो, माइनस हो जाता है, लास्ट में आपका वॉलेट बैलेंस वापस से 0 या कुछ अमाउंट बचा होगा। ये सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होने वाली है। जितना भी कैश में पेमेंट करना है बैंक अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर करो, उसमें से पेमेंट्स करो और आपका कैश रिजर्व यूज हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द कैश लेजर। आ रहा है समझ में। तो इसका वर्किंग एग्जैक्टली वो वॉलेट बैलेंस जैसा है, ये सिस्टम हमें ध्यान रखना है। बाकी के 2 लेजर्स अपन ने देख ली, लायबिलिटी और क्रेडिट वाले। तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट हो गया कि लेजर वाला सिस्टम कैसे काम करता है। कोई क्वेरी यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, क्लियर है। बाकी चीजें देख लेते हैं। अब ये जो कैश लेजर में पेमेंट्स की बात हो रही है, आप कोई भी पैसा अगर पे कर रहे हो डिपार्टमेंट को, फिर चाहे वो टैक्सेस के नाम पे हो, इंटरेस्ट के नाम पे, पेनल्टी, सेस, चार्जेस, कुछ भी आप बोलो, एनी पेमेंट दैट कैन बी डन फ्रॉम द कैश लेजर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जब हम क्रेडिट लेजर यूज करते हैं आईटीसी, तो आईटीसी कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली टू पे टैक्सेस, ये ध्यान रखना है। इंटरेस्ट और पेनल्टी आप आईटीसी में से कैसे यूज कर सकते हो आप खुद ही सोच लो। इनपुट टैक्स का क्रेडिट जो आपको मिल रहा है वो तो टैक्स लायबिलिटी के सामने मिलेगा। इंटरेस्ट और पेनल्टी क्यों लगती है? क्योंकि आप रूल्स फॉलो नहीं करते, आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते। अब ये तो आपकी गलती की वजह से पैसा देना है ना, तो सरकार आपको ये वाली गलती इसमें सेट ऑफ कैसे करने देगी। तो आईटीसी में जो बैलेंस आपके पास पड़ा है वो आप टैक्सेस को पे करने के यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन अगर कहीं पे इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने की बात आती है तो वो तो आपको कैश में ही पे करनी पड़ेगी अपने पॉकेट से। उस एक्सटेंड तक आईटीसी यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्लियर। बाकी कैश लेजर में पैसे लोड करने, वो आप बैंक अकाउंट से आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, बैंक ट्रांसफर जो भी कर सकते हो उसके थ्रू पॉसिबल है। कैश बैंक में जाके भी डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन उसकी लिमिट रहती है, वो 10,000 रुपीज से ज्यादा एट ए टाइम अपने डिपॉजिट नहीं कर सकते। ये कैश मनी गवर्नमेंट ज्यादा प्रमोट नहीं करती। ऑनलाइन ट्रांसफर करके आपको वॉलेट में जितना लोड करना है करो,
उसमें से अपने पेमेंट्स कर। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए रिगार्डिंग द लेजर, कैश, क्रेडिट एंड लायबिलिटी लेजर। बोलो कोई क्वेरी आता? क्लियर ये पॉइंट? चलो बाकी चीज़ें देख लेते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मतलब ये आईटीसी में इतना क्या कॉम्प्लिकेशन है कि कैलकुलेशन को अपने इतना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, वो समझना है। एक तरफ अब क्योंकि नाम से में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट आप ध्यान रखना, एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ इनपुट टैक्सेस की। अब इनपुट टैक्सेस मतलब परचेजेस पे जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो। अब इसमें जो भी हम टैक्सेस पे कर रहे हैं डिपेंड करता है कि हम परचेजेस कहाँ से करते हैं। अगर आप लोकल परचेजेस कर रहे हो इंट्रा स्टेट, तो आपने कौन से टाइप का टैक्स पे किया होगा? सीजीएसटी पे किया होगा। अब जितना सीजीएसटी पे किया होगा उतना एसजीएसटी भी पे किया होगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर आपने अदर स्टेट से परचेजेस किए थ्रू आउट द मंथ, तो आपने आईजीएसटी भी तो पे ऑफ किया होगा। आ रहा है समझ में? ऑन द कॉन्ट्ररी, जो आपने आउटपुट टैक्सेस कलेक्ट किए, ठीक है, जो भी सेल हो रहा है उसमें भी डिपेंड करता है इंट्रा स्टेट सप्लायर हो या इंटर स्टेट हो। तो कलेक्शन के टाइम पे भी यही 3 नाम होंगे। सीजीएसटी कलेक्ट हुआ होगा तो एसजीएसटी भी कलेक्ट हुआ होगा, अदर स्टेट में बेचा होगा तो आईजीएसटी भी कलेक्ट किया होगा। तो ये सेम 3 नाम यहाँ पे भी रहने वाले हैं। अब जहाँ पे मैं एसजीएसटी लिख रहा हूँ वहाँ यूटीजीएसटी आ गया, ये इम्प्लाइड है इसलिए वो फिर नाम मैं यहाँ पे कोट नहीं कर रहा हूँ। एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी होता है वैसा है, तो रूल सेम है। अब प्रॉब्लम क्या है, पूरा मंथ खत्म हो चुका है, पूरे महीने में सेल्स हुए, पूरे महीने में परचेजेस हुए, ये जीएसटी पे ऑफ किया गया, ये जीएसटी कलेक्ट हुआ। अब मंथ खत्म हो गया है, अब करना है हिसाब। सरकार को चाहिए पैसा, वो बोल रही है भाई जितना कलेक्शन किया उतना पे करो। मैं बोलूँगा उतना तो पे करूंगा, लेकिन पहले जो मेरे पैसे लगे इनपुट टैक्स के वो सेट ऑफ करूंगा, डिफरेंस का अमाउंट मुझसे आप ले लो। अब पॉइंट ये है कि सेट ऑफ कैसे होगा, मेन स्कीम है सेट ऑफ की, क्योंकि मेरे पास ये सारा जीएसटी पे किया हुआ पड़ा हुआ है और सामने उतना उतना जीएसटी कलेक्ट भी किया है। तो कौन सा जीएसटी किसके सामने सेट ऑफ करूँ? ये सिंपल काम करो, तीनों का टोटल कर देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आमने सामने सेट ऑफ कर दिया, डिफरेंस का अमाउंट पे कर दिया। ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि पंगा क्या है ना, ये जो जीएसटी कलेक्ट हो रहे हैं ना, कुछ सेंट्रल है कुछ स्टेट है। समझ आ रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है, ये स्टेट गवर्नमेंट वाला है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तीनों का टोटल कर दो, इतना इनपुट टैक्स पे किया, इतना इनपुट टैक्स कलेक्ट किया, आमने सामने सेट ऑफ कर दिया, डिफरेंस का अमाउंट पे कर दिया। फिर वो हिसाब कैसे समझ आएगा कि गुजरात गवर्नमेंट को कितना मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला? तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी के लिए अपने ये सेक्शन और रूल पढ़ रहे हैं 49 की सीरीज और रूल 88 कैपिटल है। इसमें इन्होंने आपको रूल्स बता दिए कि कैसे ये आईटीसी यूटिलाइज करना है और किसके सामने सेट ऑफ करना है, पहले उसका रैंकिंग या ऑर्डर उन्होंने क्लियर कर दिया। अब वो कैसे इंप्लीमेंट होता है वो समझ लो। देखो सबसे पहले इनपुट टैक्स वाले पार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपका आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है, अब ये क्रेडिट का मतलब क्या, आपने परचेजेस पे आईजीएसटी किसी को पे ऑफ किया होगा, तो ये आईजीएसटी का बैलेंस, ये बैलेंस है आपके लिए, आप ये बैलेंस यूटिलाइज कर सकते हो टू पे ऑफ योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज, बट रैंकिंग फिक्स है। अब रैंकिंग कैसे फिक्स है, ये आईजीएसटी अगर आपको यूटिलाइज करना है तो सबसे पहले कौन सी लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए यूटिलाइज करेंगे, तो बोला आईजीएसटी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये बैलेंस यूज करोगे आप इसको पे ऑफ करने के लिए। समझ आ रहा है? आईजीएसटी के सामने आईजीएसटी। अच्छा, इसमें आपके पास ज्यादा बैलेंस पड़ा हुआ, आपने इसको यूज किया, इस लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए लायबिलिटी पे ऑफ हो गई, अभी भी इसमें बैलेंस बचा हुआ है, तो अब ये फंड आप यूटिलाइज कर सकते हो टू पे ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एज वेल। अब इसमें इन्होंने बोला है कि आप पहले सीजीएसटी सेटल करना चाहो तो भी चलेगा, एसजीएसटी सेटल करना चाहो तो भी चलेगा, बट मैं रैंकिंग फिक्स कर रहा हूँ, पहले हम सेट ऑफ किसके सामने करेंगे, सीजीएसटी के सामने। रीजन बीइंग के दोनों सेंट्रल टैक्सेस है, तो पहले सेंट्रल के सामने सेंट्रल वाला सेट ऑफ करो, उनके लिए भी हिसाब करना इजी रहेगा, अपने लिए याद रखो। क्लियर हो गया? अब अभी भी इसमें बैलेंस बचा है, ये लायबिलिटी भी पे ऑफ हो गई, ये भी पे ऑफ हो गई सीजीएसटी वाली। अब क्या बचा, एसजीएसटी। तो अब वहां पे आप एसजीएसटी पे ऑफ करने के लिए भी ये वाला बैलेंस यूज कर सकते हो। तो जो आपके पास फंड पड़ा हुआ है, आप इस ऑर्डर में उसको यूटिलाइज करो। यूटिलाइज करने में कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इस ऑर्डर में यूटिलाइज करना जरूरी है। आई पॉइंट समझ में आ गया क्या बोला? नेक्स्ट, आईजीएसटी का पूरा फंड आपका एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, ये सब कुछ पे ऑफ करने में आपने यूज कर लिया। अब ये वाले फंड्स भी तो बचे, तो नेक्स्ट टारगेट अपन कर रहे हैं एसजीएसटी वाले फंड। समझ आए? अब सॉरी, सीजीएसटी वाले फंड। अब सीजीएसटी का जो फंड है वो अगर आपके पास पड़ा है तो वो किसके सामने यूटिलाइज हो सकता है, उसकी रैंकिंग समझ लो, सबसे पहले सीजीएसटी के सामने, सेम नेम आएगा, इतना याद रखना है। अब सीजीएसटी का बैलेंस आपने ये वाला अमाउंट पे ऑफ करने के लिए यूज किया, अभी भी इसमें बैलेंस बचा है, अब किसके सामने यूज करेंगे इसको, आईजीएसटी के सामने। ये सेकेंड रैंकिंग, तीसरा ऑप्शन नहीं, उसको बोलते हैं क्रॉस यूटिलाइजेशन। सीजीएसटी और एसजीएसटी आमने सामने क्रॉस यूटिलाइज नहीं हो सकते,
एंड वाइस वर्सा भी पॉसिबल नहीं। ये एक ही रिस्ट्रिक्शन है सेट ऑफ करने में, बाकी कुछ भी किसी के भी सामने सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी आमने सामने सेट ऑफ नहीं हो सकते। क्रॉस यूटिलाइजेशन इज नॉट अलाउड पूरे इस कैलकुलेशन में। सिंगल रिस्ट्रिक्शन है, इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। देखो आईजीएसटी को आपको सेट ऑफ करना है तो आप एसजीएसटी के सामने कर सकते हो, सीजीएसटी के सामने भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है पॉसिबल नहीं, क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। क्लियर है? अच्छा अब इस फंड पे आ जाते हैं। एसजीएसटी का बैलेंस अगर यूटिलाइज करना हो तो पहले किसके सामने करेंगे? एसजीएसटी के सामने। अच्छा ये यूटिलाइज होने के बाद भी अगर बैलेंस बचा है तो आईजीएसटी के सामने, लेकिन तीसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये एक पार्ट खत्म हुआ कि भाई रैंकिंग क्या है, किसके सामने कौन सा सेट ऑफ होगा। अगर आप ये बैलेंस यूज करना स्टार्ट करते हो तो इस सीक्वेंस में फॉलो करना है, ये वाला यूज करते हो तो इस सीक्वेंस में, और एसजीएसटी वाला ये सीक्वेंस में। तो एक पोर्शन कंप्लीट हुआ, बाकी की बात भी कर लेते हैं। अब चलो रैंकिंग तो समझ आ गई। अब इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा फंड यूटिलाइज करना है? अगर आप आईजीएसटी कर रहे हो तो ऐसे करना है, वो समझ आ गया। एसजीएसटी कर रहे हो तो ऐसे यूटिलाइज करना है। बट जब बात हो रही है इन तीनों फंड्स की, तो शुरुआत कहाँ से करूँ? तो इसका भी ऑर्डर फिक्स है। उन्होंने बोला है सबसे पहले आप आईजीएसटी वाला फंड यूटिलाइज करो। ये जो लैंग्वेज है उसके बेस पे बोल रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला आप आईजीएसटी के फंड से स्टार्ट करो, इसको यूटिलाइज करके पूरा खत्म करो, उसके बाद आप इनमें से किसी भी फंड्स पे जा सकते हो, ये बोला हुआ है। तो मैंने आपको इसलिए स्टार्ट भी यहीं से कराया, पहले आईजीएसटी के फंड से शुरुआत की। अच्छा अब इसको यूटिलाइज करना है तो कौन से ऑर्डर में यूटिलाइज करना है ये आपके सामने। ये फंड पूरा एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए कि भाई पूरा यूज कर लिया, उसके बाद आप सीजीएसटी या एसजीएसटी पे जा सकते हो। अगेन मैं बोल रहा हूँ पहले सेंट्रल वाले ही खत्म करो, कंफ्यूजन मत रखो, एनी ऑर्डर वाले पे जाओ मत, ऑर्डर फिक्स कर लो। ये यूटिलाइज होने के बाद इस पे जाओ। अब इसको यूज करोगे तो किस ऑर्डर में करोगे, ये आपके सामने। ये भी पूरा खत्म हो गया, फिर इस पे चले जाओ एसजीएसटी पे, इसको भी पूरा यूटिलाइज करना है तो इस ऑर्डर में कर लो। अगर आप ये चीज इंप्लीमेंट करोगे तो आपका पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि जो आउटपुट टैक्सेस आपके थे इसमें से कितना आपको आईटीसी के नाम पे सेट ऑफ मिल गया, जो ये रैंकिंग के हिसाब से, और जो डिफरेंस का बचा अगर कहीं कुछ पेमेंट करने का आता है तो फिर वो आपको कैश में पे करके उसको खत्म करना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से काम करता है। अभी ये जितना मैं आपको समझा रहा हूँ 50% समझ में आएगा, 50% नहीं आएगा, रीजन नंबर्स नहीं है अपने पास। नंबर्स के साथ अभी एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा तो ये पूरी बात रिलेट हो जाएगी और वापस रिवाइज भी हो जाएगी। क्लियर? तो आप ये चीज नोट करना चाहते हो तो इतना पार्ट लिख लो, सामने आउटपुट टैक्सेस में भी कुछ खास लिखना नहीं है। एक तो ये वाली रैंकिंग और एक ये वाली रैंकिंग, इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं रखा है, फिक्स कर दिया 1 2 3 जैसे ये फिक्स है, और ये 1 2 3 मैंने फिक्स कर दिया। पहले अपने सेंट्रल टैक्सेस को खत्म करेंगे, फिर स्टेट टैक्सेस पे जाएंगे, ये ध्यान रखना। बाकी थियरी से फिर मैं लिंक करवा देता हूँ, इसको नोट कर लो। जो बुक में आपको मैंने थियरी दी है उसमें सेक्शन वाइज भी लिखा है, चार्ट के फॉर्म में भी लिखा है, और समरी के फॉर्म में भी लिखा है। तो एकदम सिंपल है, ये सारी चीज़ें उसमें है, बट अपने हाथ से एक बार आप लिख लोगे तो याद हो जाएगा, ईजी रहेगा। और लिखने का टाइम दे रहा हूँ तो सब लोग लिख लो, फोटो लेके बैठ जाते हो फोन यूज करने। चलो ठीक है, नोट कर लिए ये कैलकुलेशन। अब देखो थियरी में जितना अभी समझाया उतना लिंक करा रहा हूँ, पूरी थियरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो फिर मिक्सअप हो जाएगा। सबसे पहले आप चैप्टर के फर्स्ट पेज पे देखना, 49 सबसेक्शन 5 मिलेगा आपको, क्योंकि अमेंडमेंट वाले में देखना पैम्पलेट 49 में सबसेक्शन 5, उसमें ये पॉइंट क्लियर किया हुआ है। मैं थियरी रीड कर रहा हूँ, आप रिलेट करते जाओ। सबसेक्शन 5 में बोला द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन द ई क्रेडिट लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स। बात किसकी हो रही है? ठीक है, आईजीएसटी का जो फंड अवेलेबल है आईटीसी में क्रेडिट लेजर में, उसको आपको अगर यूटिलाइज करना है तो कैसे करना पड़ेगा? पहले आईजीएसटी को पे ऑफ करने के लिए यूज करो, जैसे यहाँ पे लिखा है। उसके बाद it may be utilized towards the payment of CGST and SGST or as the case may be UTGST in that order। बट इस चीज को आगे उन्होंने अमेंड किया है। यहाँ पे क्या बोला? इन दैट ऑर्डर। तो इन दैट ऑर्डर का मतलब आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, ये सीक्वेंस फिक्स है। लेकिन पीछे थियरी में आप देखो इसमें चेंज किया गया है वो। रूल नंबर 88A में देखना, बेटा 88A,
उसमें लिखा है ITC ऑफ IGST शुड फर्स्ट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ IGST, तो वो बात तो अपन ने यहाँ पे देख ली। उसके नीचे लिखा है रिमेनिंग ऑफ द IGST इफ एनी कैन बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ CGST एंड SGST इन एनी ऑर्डर। इन एनी ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ, पहले SGST भी पे कर सकता हूँ, बाद में CGST भी पे कर सकता हूँ। एक्चुअली में ये रूल है, तो सेक्शन में जो लिखा था 49(5) में दैट इज सब्जेक्ट टू द रूल, और रूल में ऑप्शन दिया है कि आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, बट एग्जाम में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इंटरचेंज मत करना, क्योंकि आप इंटरचेंज करने बैठोगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे, दो ऑप्शंस का मतलब कंफ्यूजन, तो कंफ्यूज होने से बेटर है अपने सीक्वेंस फिक्स रखते हैं। भले यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हो, रूल 88A वो आपको अलाउ कर रहा है, पर ठीक है अलाउ करना है, मैंडेटरी तो बोल नहीं रहा है, जब चॉइस है तो फिर हमारी चॉइस है ना हमें क्या करना है। तो हम CGST को पहले रखेंगे, SGST को बाद में। रीजन कॉमन सेंस वाला है कि सेंट्रल टैक्स है और ये भी सेंट्रल टैक्स, तो पहले सेंट्रल के सामने सेंट्रल खत्म करो ना, फिर स्टेट पे जाओ। आपको अननेसेसरी पहले स्टेट वाला लेके कॉम्प्लिकेशन क्यों क्रिएट करना है, तो अपने यही ऑर्डर में चलेंगे। क्लियर? 49 सबसेक्शन 5 पे आ जाओ वापस। तो वहां जो सबसेक्शन 5 में A पॉइंट में लिखा है ना इन दैट ऑर्डर, वो इन दैट ऑर्डर को आप हाईलाइट कर दो, उस पर स्टार मार्क करके लिख दो सब्जेक्ट टू रूल नंबर 88 कैपिटल A। या इन दैट ऑर्डर को आप इन एनी ऑर्डर भी कर सकते हो। जो इन दैट ऑर्डर वाला फ्रेज है ना उसको सर्कल कर दो, ठीक है, उसके ऊपर स्टार मार्क लगा दो और एक एरो बना के नीचे लिख दो, नीचे स्पेस है काफी, रूल 88A और ब्रैकेट में लिख दो इन एनी ऑर्डर। तो आपको ध्यान रहेगा कि रूल 88A क्या बोल रहा है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इन दैट ऑर्डर वाले पे स्टार मार्क लगाओ, वहाँ से एरो बनाओ, वहाँ पे लिखो रूल नंबर 88A और उसमें लिख दो इन एनी ऑर्डर। तो जो इन दैट ऑर्डर वाला है वो एक्चुअली में चेंज हो चुका है, बोलने का मतलब वो यहाँ पे लिखा है इन दैट ऑर्डर, लेकिन वो चेंज हो गया है, नाउ इट इज इन एनी ऑर्डर, और उसका रीजन क्या है वो आपको बता दें। तो क्या 49(5) पढ़ते टाइम ये पॉइंट आपको रिकॉल हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं हो। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। फिर इसके बाद बोला है द CGST शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ CGST एंड अमाउंट रिमेनिंग इफ एनी टू बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स IGST। तो वो भी आ गया ना, CGST पहले CGST के सामने यूज करो, फिर भी बैलेंस बच जाए तो IGST के सामने यूज कर सकते हो, तीसरा ऑप्शन है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में SGST की बात हो रही, ये वाला पॉइंट बोला SGST विल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स SGST एंड आफ्टर दैट टुवर्ड्स IGST, वो पॉइंट भी आ गया। फिर UTGST मैंने आपको बोली थी, जो SGST का रूल है वही UTGST का रूल है, सेम बात है। ई पॉइंट में क्लियर किया क्रॉस यूटिलाइजेशन जो है वो अलाउड नहीं है, CGST वर्सेस SGST सेट ऑफ नहीं हो सकता, वो पॉइंट भी आ गया। F पॉइंट में भी सेम बात बोली, ठीक है। तो ये 49 सबसेक्शन 5 यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद डायरेक्टली आप आ जाओ सेक्शन 49 कैपिटल A पे, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जो मैंने यहाँ लिखा है उससे रिलेट करा रहा हूँ। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 49, पहले ही बोल दिया 49 की मैं सुनने वाला नहीं, तो 49 से सुपीरियर है 49A। अभी जो सबसेक्शन 5 में पढ़ा ना वो सारी बातें नहीं सुनता, क्या बोल रहा है फिर इसकी भी सुन लेते हैं। The input tax credit on account of central tax, state tax, union territory tax shall be utilized towards payment of IGST, CGST, SGST or UTGST as the case may be, only after the ITC available on the account of IGST has been first utilized fully towards such payment। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये जो रैंकिंग दी ना मैंने, बोले पहले ये वाला सेटल करो, ये फंड पूरा खत्म होने के बाद ही आगे बढ़ना है, ये 49A बोल रहा है। उसने क्लियर बोल दिया कि मैं 49 की सुनता नहीं, तो अभी तक जितना भी आप ऐसा समझ के आए वो अपनी जगह होगा, लेकिन स्टार्ट यहाँ से करना। तो मैंने आपको कंक्लूजन ही वैसे ही बताया कि अपने को पहले इस फंड को टारगेट करना है, इसको पूरा यूज करना है, ये खत्म हो जाए फिर इन पे जाना है, यही बात हुई थी। 49A इतना ही बोल रहा है, क्लियर। तो ये पॉइंट अपना ऑलरेडी कवर हो गया, मैं थियरी से लिंक करवा रहा हूँ। उसके बाद 49B देख लो, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। नाउ दिस इज विथ रेफरेंस टू रूल 88A ऑल्सो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर, ये भी किसी की सुनने वाला लग नहीं रहा। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज E एंड F। सब्जेक्ट टू का मतलब कि नहीं उन दोनों की बात सुनूंगा, ठीक है। तो पहले तो ऐसा बोल दिया पूरे चैप्टर में किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैंने कुछ ज्यादा एटीट्यूड में ये बोला नहीं ज्यादा हो जाएगा, तो बोला नहीं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज E एंड F ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ 49। अब 49 सबसेक्शन 5 में आप E और F में जाके देखोगे तो वहां पे क्या बोला था, क्रॉस यूटिलाइजेशन। तो ये बोलता है नहीं वैसे मैं किसी की नहीं सुनता, बट क्रॉस यूटिलाइजेशन तो नहीं होता है वो मुझे पता है, तो चलो उतना सुन लेता हूँ, बाकी नहीं सुनूंगा। The government may, on recommendation of the council,
prescribe the order and manner of utilization of ITC on account of integrated tax, central tax, state tax, union territory tax as the case may be towards the payment of any of such taxes. तो इन शॉर्ट 49B में ये बोला कि काउंसिल और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके ये वाला ऑर्डर डिसाइड कर सकती है कि भाई कौन सा पहले यूज करना है कौन सा बाद में. बट 49A ने पहले ही बोल दिया था कि पहले ये यूज करना है, मैं भी किसी की सुनने वाला नहीं. तो इसके बारे में तो फाइनल हो चुका है. इन दोनों में से फिर क्या करना है वो नीचे रूल 88A क्लैरिफाई कर देगा. रूल भी पढ़ लेते हैं. ITC of IGST should first be utilized towards the payment of IGST, वो हमने देख लिया. Remaining ITC of this fund, that is the IGST fund, if any, can be utilized towards the payment of CGST and SGST in any order. ये वो वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखा है वो अपन ने डिस्कस किया. तीसरा पॉइंट देखो, ITC of CGST and SGST can be utilized towards the payment of IGST, CGST, SGST, UTGST only after the ITC of IGST has first been fully utilized. वो बात हो गई कि पहले ये पूरा खत्म करो फिर इन फंड्स को आप यूटिलाइज करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. ठीक है, तो वो हो गया कवर. इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है ना उस पे मैंने ये सारा एनालिसिस के फॉर्म में लिख दिया, मतलब यही वाला टेबल. तो लास्ट डे पे आप एनालिसिस भी रिवाइज करोगे ना तो आगे का सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे. तो एकदम समराइज कर दिया उसको. अब इसमें भी आप वो जो टेबल है वो भी पढ़ सकते हो, उसके नीचे जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं 2-3 पॉइंट्स वो भी पढ़ सकते हो, उसमें पूरा समरी आ जाता है, देख लेते हैं. अब टेबल के नीचे थियरी देखना, देयर इज नो ऑफसेट अवेलेबल बिटवीन CGST एंड SGST. तो वो बात अपनी हो गई. फिर बोला इन अदर वर्ड्स, इसमें पूरी समरी है. फर्स्ट फुल्ली एग्जॉस्ट ITC ऑन IGST टुवर्ड्स द आउटपुट लायबिलिटी ऑफ IGST and CGST, SGST, UTGST. The CGST, SGST output liability payment can be in any order or ratio. Later utilize ITC on CGST to pay out the output tax liability of CGST and balance of IGST if any. Further utilize ITC of SGST to pay out the liability of SGST and balance of IGST if any. तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो ये दो हो रही है कि भाई पहले ये यूटिलाइज करो फिर ये यूटिलाइज करो फिर ये वाला यूटिलाइज करो. तो ये रैंकिंग अपने ऑलरेडी दे चुके हैं और यहाँ पे जो रैंकिंग है वो भी अपन दे चुके हैं. ठीक है, तो सिर्फ एक ही चीज ओपन एंडेड छोड़ी थी ये वाली कि इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, बाकी सारी चीजें फिक्स है. बट मैं बोल रहा हूँ ये भी इंटरचेंज मत करना, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना है. तो अपने लिए पूरा टेबल जो है ना ये फिक्स हो गया, सारा कैलकुलेशन इसी ऑर्डर में करना है, कोई सम रॉन्ग नहीं होगा. आपका फाइनल आंसर इस बेसिस पे हर एक सम में प्रॉपर्ली टैली हो जाएगी. क्लियर, ये पॉइंट पता चला. अब थियरी हो गई, अब इस चीज को अपने कैलकुलेशन से समझ लेते हैं कैसे इंप्लीमेंट करना है. कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने रखे हुए, 2 इलस्ट्रेशन से ज़्यादा नहीं. इसके नीचे जो इलस्ट्रेशन दे रखा है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं, आपको ये पूरा कंप्यूटेशन समझ में आ जाएगा. चलो डेटा में देख लेते हैं. इनपुट टैक्स आपने कितना पे किया है पहले वो गिन लेते हैं. मिस्टर जेड इज एन इंटर स्टेट सप्लायर नॉट एलिजिबल टू एनी थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशंस. फॉलोइंग सप्लाईज किए. अब इसमें वो टेबल में मिस्टेक है, दोनों आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज नहीं है, एक आउटवर्ड वाला है और दूसरा इनवर्ड वाला है. जो सेकंड टेबल है उसमें आप करेक्शन कर लो, वो इनवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज है बिकॉज परचेजेस है. पहला जो टेबल है वो सेल्स का टेबल है, सेकंड टेबल परचेजेस का है. और उसके साथ साथ नीचे ना ITC का ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है, लास्ट मंथ का कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा. तो स्टार्ट तो फिर वहीं से करना पड़ेगा. पहले ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं कितना है. CGST वाले केस में 45,000, SGST में भी 45,000 और IGST में 1,05,000. ये होता है, इतना तो डेटा है. अब आपने जो परचेजेस किए उसके ऊपर आपने GST पे ऑफ किया होगा. रेट दे रखा है 18% का, तो लोकल में होगा तो 9+9 गिन लेंगे. परचेजेस में देख लो, इंट्रा स्टेट परचेजेस कितने हैं, 4,50,000. तो 4,50,000 पे आपने लोकल GST दिया होगा 9% ईच. तो गिन लो कितना आएगा, 40,500 ईच. तो CGST 40,500, SGST 40,500. ठीक है. अच्छा, और इंटर स्टेट परचेजेस भी तो किए,
75,000 उस पर 18% गिनो कितना होता है? ये हो गया आपका IGST। आगे इतना परचेजेस, तो ये इनपुट टैक्स जो पे किया वो, बाकी तो इनपुट साइड पे और कोई कंप्यूटेशन आएगा नहीं। अब देख लेते हैं सेल्स वाली साइड पे आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया। 12 लाख रुपीस का इंट्रा स्टेट सप्लाई है, उसके ऊपर 99% कलेक्ट हुआ होगा, कितना अमाउंट आएगा? 1,08,000 CGST, 1,08,000 SGST। अच्छा, अदर स्टेट में भी सेल किया ना 4,50,000, उस पर 18% IGST कलेक्ट हुआ होगा, कितना है वो? 81,000। आगे अब देखो नंबर्स तो सारे मिल गए, अब कैसे सेट ऑफ करना है वो देख लेते हैं। स्टार्ट तो IGST से ही करेंगे। ITC में आपके पास ये सारा बैलेंस अवेलेबल है और ये सामने लायबिलिटीज आपको पे ऑफ करनी है, लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। हमारे पास जितना भी फंड अवेलेबल है उसको टोटल कर सकते हो, एक बार कैलकुलेशन वैसे देख लेते हैं। 85,500 और ये वाला 1,18,500। हमें बोला गया है सबसे पहले इसको टारगेट करके ख़त्म करना है, तो IGST के नाम पे इतना पैसा हम भर चुके हैं, क्रेडिट्स अवेलेबल है, तो इसको पहले यूटिलाइज किसके सामने करेंगे? तो पे ऑफ IGST लायबिलिटी। तो देखो IGST लायबिलिटी है कितनी? 81,000 है, वो सारी इसमें से यूज हो जाएगी, तो आप यहाँ पे 81,000 इसमें से यूज कर लो टू पे ऑफ IGST लायबिलिटी। आया समझ में? अब जैसे ये करोगे यहाँ पे 81,000 तो आपका क्रेडिट्स में से यूटिलाइज हो गया। कहाँ से यूज किया? IGST के फंड में से यूज किया। जैसे ही ये किया लायबिलिटी जीरो, तो कैश में तो कुछ IGST पे ऑफ करना नहीं, अभी भी आपके पास यहाँ पे बैलेंस पड़ा हुआ है। अब वो बैलेंस को कहाँ यूटिलाइज करोगे? CGST पे ऑफ करने के लिए। बैलेंस कितना बच रहा है एक बार देखो, 37,500 ये बैलेंस बचा। अब इसको पहले यूटिलाइज करते हैं CGST लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है और बैलेंस कम अवेलेबल है, तो ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये पूरा 37,500 जो है वो हम CGST पे ऑफ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये अपना बैलेंस एग्जॉस्ट हो गया जो करना था। अब इसका इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा कि भाई 37,500 तो अपना फंड में से यूटिलाइज हो गया। कौन से फंड में से? IGST में से 70,500, ये अभी भी पेएबल है। आगे इसका हिसाब देख लेते हैं। अब ये फंड एग्जॉस्ट होने के बाद हम जाएंगे CGST फंड, इसको यूज करते हैं 85,500। पहले कहाँ यूज होगा? CGST पे ऑफ करने के लिए। अब फंड ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो पूरी लायबिलिटी यूज हो जाएगी। 70,500 पूरा यूज कर लिया टू पे ऑफ CGST। कितना बचा यहाँ पे? 15,000। ये तो बैलेंस अवेलेबल है, रहने देते हैं। यहाँ पे ये खत्म करते हैं 70,500 फ्रॉम CGST फंड, कैश पेमेंट जीरो, ये भी पूरा खत्म हो गया लायबिलिटी। अब क्या बचा? अब ये 15,000 पहले यूज करूँ या इस पे आ जाऊँ? CGST बचा है ना, CG, और सामने पे करने के लिए क्या बाकी है? SGST। क्रॉस यूटिलाइजेशन तो हो नहीं सकता, आप ये यूज नहीं कर सकते, ऑप्शन में कैरी फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट मंथ में जाएगा, आपको इस पे आना पड़ेगा। तो सामने SGST बचा है, तो अगेन 85,500 पूरा बैलेंस यूज कर लो, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट ज़्यादा करना है। ये यूटिलाइज हो गया, पूरा फंड एग्जॉस्ट, SGST पे करने में इसको यूज कर रहे हैं। अब ये 85,500 से आपकी यहाँ पे लायबिलिटी कम हो जाएगी। ये आप SGST फंड से लेके आए, कितना बचा डिफरेंस? 22,500 ये बचा। अच्छा, अब और कुछ हो सकता है? देखो ITC में तो ये दो एग्जॉस्ट हो गए, यही बचा है। अब इसको अपने यहाँ यूज कर नहीं सकते, तो ऑप्शन ही नहीं, ये अगले मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा और ये वाला कैश में पे करना पड़ेगा। इसमें देखो यहाँ कैश लायबिलिटी जीरो, यहाँ पे कैश लायबिलिटी जीरो, लेकिन ये जो है ये कैश में पे करना है आपको SGST के नाम, समझ आ रहा है? अब SGST के नाम पे करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, इम्प्लाइड है, इसलिए ये सारा हिसाब जरूरी है कि कौन सा पैसा किसको मिलेगा वो क्लियर होना चाहिए। अब देख लो पूरे कैलकुलेशन में आपको कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। इस सम के अंदर सारे पॉइंट्स आ गए, इनपुट टैक्स वाले भी, आउटपुट टैक्स वाले भी। है कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर हुआ? आप लिख लो एक बार इसको, कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। इसमें जो बाकी के इलस्ट्रेशंस आपको दिए हैं इसके साथ, वो घर पे एक बार ट्राई करना है एज ए होमवर्क। ये एक मैंने करवा दिया, बाकी दो सम्स है, एक बार ट्राई करके आओ। कल ये सॉल्व करवा दूंगा, प्लस जो थियरी में समझाना है वो डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे, तो अपना चैप्टर पैकअप हो जाएगा। आप इसको नोट कर दो बस एक बार।